दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जिनकी वजह से आज औरतों को शिक्षा का अधिकार, खुले हवा में साँस लेने का अधिकार और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का अधिकार मिला। हम बात कर रहे हैं श्रीमती सावित्रीबाई फूले के बारे में। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगाँव गाँव में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये वो दौर था जब औरतों को, लड़कियों को शिक्षा से पूरी तरह से दूर रखा जाता था, बल्कि उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। एक तरह से पर्दा प्रथा सिस्टम तब भी कायम थी और इनका विवाह 9 साल की, मात्र 9 साल की उम्र में कर दिया गया था, जो कि इनके पति 13 साल के थे, ज्योतिबा फूले, जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे। बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग इंसान थे, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन को इतना एम्पावर किया और जिसकी वजह से सावित्रीबाई फूले खुद एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पे उभर आई। तो जब इनका विवाह हुआ, इनके विवाह के पहले इनको शिक्षा से दूर रखा गया था। अ, चूँ चूँकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में इच्छुक थी, शादी के बाद इनके पति ने खुद इनको पढ़ाया और जो कि वो खुद 3rd क्लास में पढ़ते थे और इनको भी पढ़ना-लिखना सिखाया और उन दिनों के दौर में सावित्रीबाई फूले उन गिनी-चुनी महिलाओं में से एक थी जो पढ़ना-लिखना जानती थी। इनके पति महात्मा फूले, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ना-लिखना सिखाया, आगे चलकर इन्हें एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी भी सौंपी। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले, उनकी ज़िंदगी में एक घटना घटी, जिसने उनके पूरी मानसिक विचार को बदल कर रख दिया। एक बार ऐसा हुआ, जब वो छोटी बच्ची थी, वो एक अंग्रेजी पुस्तक के पन्ने पलट रही थी। उनके पिता ने जब उनको देखा, तो उनके हाथ से वो किताब छीन ली और दूर फेंक दी। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दिनों ये पढ़ाई-लिखाई सिर्फ़ ऊँचे दर्जे, ऊँचे वर्ग या आप कह सकते हो ऊँची जाति के लोगों के लिए माना जाता था। और इस चीज़ से उनको इतनी आहत पहुँची कि उन्होंने उसी दिन एक तरफ से प्रतिज्ञा कर ली कि एक दिन ज़रूर आएगा जब वो पढ़ना और लिखना ज़रूर सीख लेगी। आगे चलकर जब वो महात्मा फूले अपने पति के द्वारा अ, पढ़ लिख कर थोड़ी और आगे बढ़ी, उन्होंने 2 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने एनरोल किया। एक तो अमेरिकन मिशनरी सिंथिया फरार, जो कि उस समय अ, अभी भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में पढ़ता है, और दूसरा पुणे के एक साधारण से स्कूल में। 2-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया। उसके बाद 1848 में जब वो 17 साल की हो गई थी, तब तक वो इस देश की, भारत देश की सबसे पहली शिक्षक, महिला शिक्षक और सबसे पहली महिला हेडमिस्ट्रेस भी बन चुकी थी। सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को महाराष्ट्र में बालिका दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। जब ये शुरू-शुरू महिला शिक्षक बनी, उस वक़्त इनके साथ-साथ एक सगुन बाई करके एक फ़ेमिनिस्ट थी। वो उन दिनों बहुत ही चर्चित फ़ेमिनिस्ट थी और ये दोनों डोर टू डोर, घर-घर जाकर उन बच्चियों के माता-पिता को कन्विंस करते, उन्हें उनकी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि बच्चियाँ कभी स्कूल आती, कभी नहीं आती, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता। कुछ-कुछ बच्चियाँ तो आना शुरू करती, लेकिन उसके बाद फिर अ, पाबंदी सी लग जाती थी, उनके माता-पिता उन्हें भेजना बंद कर देते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक स्टाइपेंड का फ़ॉर्मूला शुरू किया, जिसे आज के दिन में छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसे स्टाइपेंड, जो कि सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया था सबसे पहले उन दिनों। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये आज की बात नहीं है जब स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। अ, ये उन दिनों की बात है जब लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी एजुकेशन को लेकर। लोगों में समझ नहीं थी कि एजुकेशन ज़रूरी क्यों था। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले वे समझ चुके थे कि अगर समाज में अपनी पहचान, ये जातिवाद, भेदभाव,
विमेन एजुकेशन के खिलाफ जो नारेबाजी होती, इन सब से ऊपर उठना है तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी था। ये शिक्षा एक प्रकाश का काम करता था। अ, ये लोगों में एजुकेशन को लेके एक महत्वता बढ़ाना चाहते थे, एजुकेशन की महत्वता को आगे लाना चाहते थे और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने शुरू किया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। अ, जब 1851 तक आते-आते वे एक साथ 3-3 गर्ल्स स्कूल चलाते थे जिसकी कंबाइंड स्ट्रेंथ थी 150। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, जब लड़कियों को पूरी तरह से छूट मिलती है। ये तब की बात है जब एक माता-पिता अपनी बच्चियों को घर से निकलने नहीं देते थे। उस समय की बात है जब 150 बच्चियाँ स्कूल जाती थीं। 1851 की बात है। उतना ही नहीं, ये वो भी दौर था जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाया करती थी पढ़ाने के लिए, तो उन पर कीचड़, मल-मूत्र और इत्यादि उन पर फेंका जाया करता था। उन ऑर्थोडॉक्स या आप कह सकते हैं ब्राह्मण या उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। और इसीलिए जब भी वो स्कूल जाती, विद्यालय जाती, अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती और जब वो स्कूल पहुँच जाती तो अपने गंदे साड़ी को बदल कर साफ-सुथरे साड़ी पहनकर और उसके बाद वो पढ़ाती थी। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, अ, इन दोनों को समाज में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। ये वो दौर था जब महात्मा फुले खुले खुले में भाषणबाज़ी करते थे कि रामायण, महाभारत या वेदांत, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्राह्मणों ने या उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने खुद को ऊँचा रखने के लिए और दूसरों को दबाने के लिए बनाया है और इसी बात से उनको बहुत खटकती थी। और इन सब चीज़ों से उनको उच्च वर्ग के लोगों से बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। और एक बात और थी दोस्तों कि ये एक माली जाति से बिलॉन्ग करते थे और उसके बावजूद ये पढ़े लिखे थे। ये बात भी उच्च वर्ग के लोगों को काफ़ी ज़्यादा खटकती थी। और एक समय तो ऐसा आ गया, 1849 की बात है, जब इनको समाज में इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया इनके घरवालों को कि आखिरकार इनको सावित्रीबाई फुले और इनके पति ज्योतिबा फुले को इनके घर छोड़कर जाना पड़ा। और इन्होंने शरण ली ज्योतिबा फुले के एक मित्र, मुस्लिम मित्र उस्मान शेख के यहाँ, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले का मिलना हुआ फ़ातिमा शेख से। फ़ातिमा शेख जो कि ये भी सावित्रीबाई फुले की तरह उन गिनी-चुनी महिलाओं में से एक थी जिनको पढ़ना और लिखना आता था। अब ये दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, साधारण से स्कूल जाते थे और दोनों ने एक साथ साधारण से स्कूल में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। आगे जाकर इन टोटल इन्होंने टोटल 1800 गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। इनके स्कूलों में करिकुलम अलग होते थे कंपेयर टू सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर आप कह सकते हैं वेदांत या मनुस्मृति ये ज़्यादा पढ़ाया जाता था, संस्कृत ये ज़्यादा पढ़ाया जाता था। जबकि इनके स्कूलों में साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स ये सारी चीज़ें मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और इसीलिए इनके विद्यालय, इनके स्कूलों की शिक्षा का लेवल काफ़ी ऊपर माना जाता था कंपेयर टू सरकारी स्कूलों के। उतना ही नहीं, एक समय तो ऐसा आया कि इनके स्कूलों में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में लड़कों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा भी हो गई थी। अ, सावित्रीबाई फुले एक महान काव्यत्री भी बनी आगे जाके। इन्होंने काफ़ी सारी कविताएँ भी लिखी और उनमें इनका मेन फ़ोकस था गो गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रोशनी दे सकती है, जो आपको प्रताड़नाओं से आज़ादी दिला सकती है। सावित्रीबाई फुले ने इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट में भी वे काफ़ी वोकल थे। उन दिनों ऐसा होता था कि दहेज देने के एवज में छोटी बच्चियों से काफ़ी उम्रदार लोगों की शादी कर दी जाती थी। जैसे कि 12-15 साल की लड़कियां या 18-20 साल की लड़कियों का विवाह 55-60 वर्ष के बूढ़े इंसान से कर दी जाती थी।
होता ऐसा था कि जब ये 30-32 की उम्र के आते हैं, तब तक इनके पति का देहांत हो जाता और ये अपने रिश्तेदारों के छत्रछाया में पलते और काफ़ी बार अधिकतर तो ऐसा होता कि इनके साथ गलत व्यवहार होता, इनका गलत फ़ायदा उठाया जाता और जब ये प्रेग्नेंट होती, तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी और सावित्रीबाई फूले काफ़ी अच्छी तरीके से समझती थी और इसीलिए उन्होंने अपने घर में एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी खोला जिसमें ब्राह्मण विधवा औरतें जो प्रेग्नेंट होती थी, वो वहाँ पर आके शेल्टर ले सकती थी और बच्चे को जन्म दे सकती थी और वो चाहें अगर वो उनका ख़्याल ना रख सके, तो उस बच्चे को वहाँ छोड़ के भी जा सकती थी और इन सारी बातों को काफ़ी गुप्त रखा जाता था। उतना ही नहीं, सावित्रीबाई फूले ने खुद एक ब्राह्मण विधवा औरत के बच्चे को भी गोद लिया, यशवंतराव फूले, जो कि बाद में जा कर के एक डॉक्टर भी बने। ज्योतिबा राव फुले, वे विधवा पुनर्विवाह पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, चूँकि उनको पता था कि लड़कियों की का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था और वो बहुत ही जल्द विधवा हो जाते थे। वो विधवा पुनर्विवाह पे ध्यान देते थे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बोलते थे, ताकि चूँकि उनको पता था कि उनका विवाह जो है एक बहुत ही बूढ़े से इंसान के साथ किया जाता था और बाद में ये बहुत ही जल्दी 10-15 साल में ये विधवा हो जाती थी और इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो जाता था। बाद में उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। ये कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज में नारी जाति को की अवस्था को बहुत ही ठेस पहुँचाती थी। अ, बाद में इन दोनों ने आगे जाकर छुआछूत, जातिवाद इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। उतना ही नहीं इन्होंने आवाज़ उठाई सभी जाति के लोगों को समान अधिकार मिले और ये जाति प्रथा समाप्त करने की भी पुरज़ोर कोशिश की। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने एक बाल हत्या रोधक सेंटर की स्थापना की, जिसमें किसी भी अ, औरत जिसका रेप हो गया हो या जो प्रेग्नेंसी के बाद अपने बच्चे को छोड़ देना चाहती हो, सामाजिक प्रेशर के की वजह से या उनके पति की अ, मृत्यु हो गई हो और वो उस बच्चे का ख़्याल नहीं रख पाते हो, तो ये इस बात का ध्यान रखते थे कि उस बच्चे की हत्या ना हो और इसीलिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना इन्होंने की। ज्योतिबा एंड उनके कॉलीग्स ने मिल कर के सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसका मेन मकसद था नीचे वर्ग के लोगों को ऊपर लाना और सबको एक समान अधिकार दिलाना और ये एक तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन भी बन गया था। जब 1890 में ज्योतिबा राव फूले का देहांत हुआ। उसके बाद इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया और 1893 में सबसे पहली बार सावित्रीबाई फूले ने उसको उस सेशन को सत्य शोधक समाज के सेशन को एनुअल मीटिंग को चेयर किया और ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी कि एक औरत एक ऑर्गेनाइजेशन को चेयर करती हो। इतना ही नहीं इन्होंने अ, एक ऐसे विवाह की स्थापना की, एक ऐसे विवाह का कॉन्सेप्ट भी लाया जिसमें बिना पंडितों के विवाह हो जाए और बहुत ही मिनिमम खर्च में, बहुत ही कम खर्च में ब्याह हो जाए। ये बात 1876 की है, जब भारत में एक भुखमरी का दौर आया। ये वो दौर था जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं हो पाता था। अ, भारत में तो वैसे भी गरीबी थी उन दिनों। तो ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो कि एक बाद में चलकर एक अच्छे खासे फाइनेंशियल स्टेट में पहुंच चुके थे। इन्होंने लोगों को फ्री खाना देना शुरू किया। इतना ही नहीं इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 52 फूड हॉस्टल्स भी ओपन किया जहां पर लोगों को फ्री में खाना दिया जाता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज से बिलॉन्ग करता, उनको फ्री में खाना दिया जाता था। एक तो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण वर्ग का लड़का जिसको एक दलित लड़की से प्रेम हो गया और ये बात जानकर ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने उसको मारना पीटना शुरू किया और उनका प्लान भी था
उसकी हत्या करने का। लेकिन जब सावित्रीबाई फूले को इस बात का पता चला, वो तुरंत उस स्पॉट पे पहुंची और उन्होंने ब्रिटिश लॉ का हवाला देते हुए उन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को डराया, धमकाया और उनको वहां से भगाया, और इस तरह से उन्होंने उस युवक की जान बचाई। जब ज्योतिबा राव फुले की मृत्यु हुई, तो उस समय एक बहस सी छिड़ गई कि उनकी चिता को अग्नि कौन देगा, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, यशवंतराव फुले, जो कि एक अडॉप्टेड सन था। और उन दिनों एक सामाजिक प्रथा थी कि एक अडॉप्टेड सन अपने पिता या माता को अग्नि नहीं दे सकता। ये बहस चल ही रही थी कि सावित्रीबाई फुले ने मशाल की आग उठाई और अपने पति के चिता में आग देकर इस बहस को ही समाप्त कर दिया। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, फातिमा शेख, सगुन बाई, सावित्रीबाई फुले, ये तीन फेमिनिज्म के आइकॉन हैं। और यही वो रीज़न है, कारण है, जिन्होंने एक कारण बनाया जिसकी वजह से आजकल की अ, लड़कियों को, औरतों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार मिलता है। आज के समाज में जहाँ पर्दा प्रथा, सती प्रथा और अन्य सारी जो कुरीतियाँ पहले चलती थी, इन सब को एक तरह से कह सकते हैं, इनका समापन कर दिया गया है। जब ज्योतिबा राव फुले जीवित थे, तो वे और सावित्रीबाई फुले, इनका एक ही पुत्र था, यशवंत राव फुले, जो कि इनका एक अडॉप्टेड सन था, और जिन्होंने बड़े होकर खुद की एक क्लिनिक खोली बुपॉनिक प्लेग के खिलाफ। और बुपॉनिक प्लेग से जो लोग ग्रसित होते थे, उन लोगों का भी वो इलाज करते थे। और चूंकि सावित्रीबाई फुले भी इसी कार्य में लिप्त थे, उनका भी इसी प्लेग से देहांत हो गया 10 मार्च 1897 को। अ, दोस्तों, हाल फिलहाल में ही पुणे यूनिवर्सिटी को का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। सबसे बड़ी हास्यास्पद तो बात यह है कि आजकल के इस मॉडल और मॉडर्न, आप कह सकते हैं, जो फेमिनिस्ट्स हैं, या तो उनको पता नहीं है, या तो वो इनको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि सगुन बाई, सावित्रीबाई फुले या फिर फातिमा शेख एक आइकॉनिक फेमिनिस्ट रह चुके हैं। वे इनके बारे में ज़िक्र भी नहीं करते हैं, जबकि यही वो कारण है जिसकी वजह से आज भारत में औरतों का कंधा मर्दों के कंधे से कभी नीचे नहीं रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे और भी लाता रहूँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। जय हिंद।